Hello friends, good afternoon. Myself Renu Rana. I welcome you on my YouTube channel ट्रिपल आर ट्रबल शूटर। आज हम लोग बात से चर्चित टॉपिक G7 के बारे में। G7 क्या है, किन देशों का ग्रुप है, G7 का कौन सा सम्मेलन कहाँ होने वाला था, G7 की स्थापना कब हुई, G7 कंट्रीज़ की ग्लोबल लेवल पर क्या भूमिका है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। G7 कंट्रीज़ का सम्मेलन जून में अमेरिका में होने वाला था। ये 46 नंबर का सम्मेलन था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे स्थगित कर दिया और अब ये बैठक सितंबर में होगी। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ वैसे तो सैटरडे को ही आ गई थी, लेकिन मुझे पता था कि इसका रिएक्शन होना अभी बाकी है। लोग इसके पक्ष में भी बातें करेंगे और विपक्ष में भी बातें करेंगे। तो आज मैंने इस न्यूज़ को आज तक के अपडेशन के साथ कवर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G7 के ग्रुप में 4 बड़े बड़े कंट्रीज़ को और शामिल किया जाए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया और रूस का नाम शामिल है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही रसिया को शामिल करने की बात की गई तो कौन कौन वो लोग हैं जो कि इसके खिलाफ खड़े हो गए। उनमें सबसे पहले हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि रूस को इस ग्रुप में शामिल किया जाए। दूसरा, ब्रिटेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि हम भी नहीं चाहते कि रूस को इसमें शामिल किया जाए। नाउ डेफिनेटली द क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड कि एट लास्ट व्हाट्स द प्रॉब्लम विद रूस, इसे शामिल क्यों ना किया जाए, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि G7 क्या है। ये एक 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है और वो 7 कंट्रीज़ हैं अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान। ये 7 कंट्रीज़ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एडवांस इकॉनमी हैं, यानी कि ये दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी कि जिनको IMF की तरफ से डेवलप्ड होने का टाइटल प्राप्त है। G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आती है कि G7 ने अपनी स्थापना के बाद अपनी एक मोनोपोली स्थापित कर ली थी कि हम एलिट वर्ग के लोग हैं और डेवलप्ड हैं, तो हम सब मिलके पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2018 के अकॉर्डिंग ग्लोबल नेट यानी कि पूरी दुनिया का 58% रेवेन्यू इन्हीं कंट्रीज़ के पास था और 317 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी भी इन्हीं के पास है और 46% GDP ये 7 कंट्रीज़ ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2019 में G7 कंट्रीज़ का 45वां सम्मेलन फ्रांस में हुआ था और ये फ्रांस के बियोरिट्ज़ शहर में हुआ था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि G7 की स्थापना कब हुई थी। तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन 1975 से पहले यह G7 ना होकर के G6 कंट्रीज़ का समूह था। 1976 में कनाडा को और इसमें शामिल किया गया, जो कि G6 कंट्रीज़ का जो ग्रुप था उसमें शामिल नहीं था। 1976 में कनाडा को शामिल किया गया और तब जाकर के यह G7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना। 1997 में एक बार रसिया को बुलाया गया था, जैसे कि फ्रांस में इंडिया को बुलाया गया था, और 1998 में रूस को इसका सदस्य बना दिया गया और G8 ये G7 से G8 बन गया। रूस कोई एडवांस इकोनॉमी नहीं था इस समय, यानी IMF ने डेवलप्ड कंट्री के जैसा कोई टैग रूस को नहीं दिया था, फिर भी उसे शामिल कर लिया गया क्योंकि रूस की जियोपॉलिटिकल पकड़ बहुत अच्छी है। लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया, जो कि यूक्रेन के अधीन है। इस अटैक की वजह से G8 ने रसिया को अपने में से बाहर निकाल दिया और ये ग्रुप फिर से G7 बन गया। 2014 के बाद 2020 में अब बैठक होनी थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस को फिर से शामिल किया जाए। आप सोच रहे होंगे कि चीन ना तो पहले नज़र आया और ना चीन का जिक्र अब है कहीं पे भी, ऊपर से ऐसे क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि रसिया को शामिल करना ही है और साथ ही इंडिया को भी। अब आप सोचेंगे कि क्या हम डेवलप्ड हो गए, जो कि इंडिया को शामिल करने की बात की जा रही है, क्योंकि IMF ने तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का टैग दिया हुआ है सभी 7 कंट्रीज़ को। तो इंडिया का भी स्टेटस ग्लोबली काफ़ी बढ़ गया है।
और दुनिया के सामने इंडिया का काफ़ी रुतबा बढ़कर के सामने आया है, इसलिए इंडिया को भी अपना स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि 1998 में जिन ग्राउंड्स पर रसिया को सदस्य बनाया गया था, उन्हीं ग्राउंड्स पर हम लोग इंडिया को भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया की भी जियोपॉलिटिकल पकड़ आजकल बहुत अच्छी हो गई। अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसके लोकतांत्रिक संबंध मजबूत बने, ताकि चाइना की कम्युनिस्ट विचारधारा को वो काउंटर कर सके। जैसे ही इंडिया की डेमोक्रेसी हायर होगी, तो अमेरिका का मानना है कि चाइना का काउंटर अपने आप हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्र चाइना पर हर तरीके से लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश चाइना के कंट्रोल में हैं, क्योंकि चाइना ने उन्हें फिनेंशियली बहुत हेल्प किया है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका। WHO जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाइना के खिलाफ नहीं जाना चाहता, राइट। ऊपर से रूस को G7 ग्रुप में शामिल करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि रूस के संबंध डेमोक्रेसीज के साथ काफ़ी अच्छे हैं, चाइना के साथ भी उसके संबंध काफ़ी अच्छे हैं, इंडियन डेमोक्रेसीज के साथ भी उसके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो अमेरिका का मानना है कि अगर हम रूस को अपने ग्रुप में शामिल कर लें, तो चाइना की हर गतिविधि, उसकी स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज़ के ऊपर हम अपनी नज़र रख सकते हैं। एक और बात सामने आ रही है कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा जासूस नेटवर्क है, और रूस की स्पाई एजेंसीज पर ये एलिगेशंस लगते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने में रूस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अमेरिका में दोबारा से चुनाव होने वाले हैं। ग्लोबल इश्यूज़ पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड उतने सक्सेसफुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि WHO को पैसे देना उन्होंने बंद कर दिया, पेरिस क्लाइमेट डील से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया, अफ़गानिस्तान में वो फेल हो गए, चाइना को वैसे ही पसंद नहीं करते। सो ऐसे में उन्हें कोई ऐसा तो चाहिए जो कि 2021 में उन्हें चुनाव जिता दे। कहने को तो रूस पर कार्सा एक्ट लागू है। कार्सा एक्ट का मतलब है, द फुल फॉर्म ऑफ कार्सा इज़ काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। क्या है दोस्तों? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। यह एक्ट रूस के साथ साथ 2 और कंट्रीज़ पर लागू है, उनके नाम है ईरान और नॉर्थ कोरिया। लेकिन इसके बावजूद भी हम, यानी कि इंडिया वाले रूस से तेल खरीद रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं और 7400 भी खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि अमेरिका रूस को लेके कहीं ना कहीं अपने मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।